गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एथेन के संरूपण समवायता में न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र पढ़ेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि संरूपण समवायता क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा है। संरूपण समवायता को घूर्णन समवायता भी कहते हैं, चक्रण समवायता भी कहते हैं। उसमें जितने भी रूप संरचनाएं प्राप्त होती हैं भिन्न भिन्न कोणों पर, जब हम कार्बन एकलबद्ध कार्बन को मुक्त घूर्णन करवाते हैं तो विभिन्न संरचनाएं जो प्राप्त होती हैं उनको हमने संरूपण नाम दिया था, या संरचनाएं भी कह सकते हैं। और संरूपण संरचनाओं में जो हमें रूप प्राप्त होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारे पास है ग्रसित संरूपण और दूसरा हमारे पास है सांत्रित या आंतरिक संरूपण या संरचना। क्लियर है? देखिए, ग्रसित और सांत्रित में फर्क क्या है। दोनों कार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य यदि अंतर न्यूनतम है तब तो ग्रसित संरचना है, और अंतर अधिकतम है तो वो क्या है, सांत्रित संरचना है। हमने एग्जाम्पल लिया था एथेन का। एथेन में ग्रसित और सांत्रित संरूपण को हमने एक तरीके से पढ़ा था, साहोर्स प्रक्षेप सूत्र के तरीके से। हम उन्हीं ग्रसित और सांत्रित संरूपण को अब न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र के रूप में पढ़ेंगे कि किस प्रकार न्यूमैन ये कहता है कि ग्रसित व सांत्रित संरूपों को लिखा जाए। तो एथेन के न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र, एथेन के न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। अच्छा, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र वाले तरीके में हम संरचना तो दो ही बनाएंगे, ग्रसित को और किसको, सांत्रित को। ठीक है, तो एथेन न्यूमैन क्या कह रहा है, न्यूमैन क्या कहता है। जैसे आपके पास एथेन का फॉर्मूला है CH3CH3, ये फॉर्मूला है आपके पास CH3CH3। ठीक है, तो न्यूमैन ये कह रहा है कि पास वाले कार्बन को जो आपके पास है उसको आप एक डॉट द्वारा, एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित करें, और जुड़े हुए हाइड्रोजन को तीन रेखाओं द्वारा, और वो रेखाएं जो हैं वो इसी मूल बिंदु से शुरू हो। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये जो आपके पास है, आपकी तरफ जो है, इसको पहले वाला भी कह सकते हैं। इस कार्बन को हम एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु है तीन, उनको हम इस बिंदु से तीन सरल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे जो परस्पर 120 डिग्री के एंगल पर खींची गई है। जो बाद वाला कार्बन है उसको एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, एक वृत्त द्वारा। तो ये जो वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है, ये वृत्त किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये इस कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है साहब। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को उसी तरह सरल रेखाओं द्वारा जो परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाती हैं, लेकिन वो रेखाएं कहां से खींची जाएंगी, मूल बिंदु से खींचेंगे, किस वृत्त से। क्योंकि ये तीन हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़े हैं, और इस कार्बन को हमने कैसे बनाया, वृत्त से बनाया, तो जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी वृत्त से हमें खींचना है। अब देखिए, यदि मैं संरचना कैसी बना रहा हूं, ग्रसित, तो ग्रसित में मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु को पास पास रखना है। तो ये लीजिए, ये इसके पीछे मानिए आप, इनको थोड़ा सा साइड में दिखाया आपको, और ये लीजिए। ठीक है, ये ग्रसित संरूपण हो गया। एक होता है सांत्रित संरूपण। सांत्रित संरूपण में क्या होगा कि
ये आपका पास वाला कार्बन हो गया, इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। और अब देखिए सांतिक संरूपण में हमें दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन है उनके मध्य अधिकतम हमें गैप रखना है। तो इन दोनों के मध्य आना चाहिए, तो ये लीजिए, इन दोनों के मध्य ये लीजिए और इन दोनों के मध्य ये लीजिए। ये आपका कौन सा संरूपण हो गया? सांतिक संरूपण। इनको बनाना कैसे देखें। इनको बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये 3 इस तरह है सामने और एक इस तरह बंद है, फिर 3 है, तो ऐसे 3 हैं जुड़े हुए हाइड्रोजन, यहां भी 3 जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं, दोनों के बीच ये क्या है? सिंगल बंद है, ठीक है। इसको इस तरह घुमाएंगे हम, ऐसे ऐसे, एक को स्थिर रखेंगे, दूसरे को हिसाब से अपन घुमाएंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कब आएगी? देखिए ये 1 है, मान लीजिए ये 2 है, ये क्या है 3 है। तो ग्रसित संरूपण जो है ये द्वितल कोण थीटा है, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बनने वाला कोण द्वितल कोण कहलाता है। थीटा बराबर जब कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। तो हमें कौन सा स्वरूप प्राप्त होगा? ग्रसित। फिर ये हाइड्रोजन घूमकर यहां आएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो फिर वही कंडीशन आ गई वापस 0 120 240 और 360 डिग्री। इतने डिग्री पर जब आप एक कार्बन को स्थिर रखकर दूसरे कार्बन के इसके सापेक्ष रोटेट करेंगे तो आपको कौन सा संरूपण प्राप्त होगा? ग्रसित। अब सांतिक संरूपण के लिए क्या मिलेगा? देखिए ये वाली कंडीशन आपको लानी है। जब ये वाली कंडीशन आएगी तो कितने डिग्री के एंगल बनेंगे? ये वाली कंडीशन कब कब आएगी? फिलहाल कितने डिग्री पर? देखिए ये एंगल कितने का है? ये 60 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये टोटल कितना है? 120। तो थीटा बराबर 60 डिग्री पर बनेगा, एक तो ये 60 डिग्री पर बनेगा, फिर 120 पर तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए 0 पर ये स्ट्रक्चर बनेगी, फिर थोड़ा 60 घुमाते ये आ गया, 120 घुमाते ये आ गया, 180, फिर 60 240 पर वापस से कंडीशन ये आ जाएगी और फिर ये देने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप 0 से 360 डिग्री तक जब घुमाएंगे तो 4 बार तो ये कंडीशन आएगी, 3 बार ये कंडीशन आएगी। अब आपसे कोई कहे कि थीटा बराबर यदि कितना हो? 50 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो? 50 डिग्री हो, तो फिर वो संरचना क्या कहलाएगी? वो संरचना कहलाएगी स्क्यू। क्या कहलाएगी? स्क्यू, विषमतलीय संरूपण। देखिए एक, दो, तीन, ये पास वाला कार्बन हो गया। दूसरे वाले कार्बन को वृत्त द्वारा उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अपन, अब न तो ये संरचना रखनी है न ये वाली कंडीशन, मतलब न तो न्यूनतम दूरी वाला डायग्राम रखना है और न अधिकतम दूरी वाला डायग्राम। दूरी कहाँ की भी इसकी देखनी है, एक कार्बन का तो ये हाइड्रोजन है और नीचे वाले बिंदु वाले का ये हाइड्रोजन। इन दोनों कार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य की दूरी देखनी है आपको। तो देखिए न तो पास पास न दूर दूर, ये देखिए आप। अब ये डायग्राम न तो ग्रसित का है न सांतित का है, तो ये किसका हो जाएगा? स्क्यू संरूपण।
या मैं जिसको क्या कहूं, विषमतलीय संरूपण। क्या कहूंगा इसको मैं? विषमतलीय संरूपण। ठीक है, तो बाकी जितने भी एंगल बच गए उन पर बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे बताओ? संरचना क्या कहलाएंगे? विषमतलीय संरूपण। देखिए एथेन के जो ग्रसित और शांतित संरूपण है, एथेन के जो क्या है ग्रसित और क्या है शांतित संरूपण है, उनके मध्य जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, 3 किलो कैलोरी प्रति मोल। एथेन के ग्रसित और शांतित संरूपणों के मध्य जो है वो 3 किलो कैलोरी प्रति मोल का डिफरेंस होता है, और ये एनर्जी आपको कमरे के ताप पर भी मिल सकती है। इसलिए एथेन के ग्रसित और शांतित संरूपण जो है वो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इनको पृथक नहीं किया जा सकता। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में संरूपणीय समायोजन। देखिए एथेन तो एक अचक्रीय यौगिक था, एथेन तो क्या था? एक अचक्रीय यौगिक, और साइक्लोहेक्सेन क्या है? एक चक्रीय यौगिक। तो हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समायोजन। साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समायोजन। देखिए साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला है वो है C6H12। एक चक्रीय यौगिक है, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन हो गए हैं। प्रत्येक पर 2 हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो प्रत्येक पर 2 क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन जो है वो sp3 संकरित अवस्था में है। प्रत्येक कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में है? sp3 संकरित अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है वो चारों ही बॉन्ड सिग्मा बना रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4। चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए संकरित कैसा हो गया? sp3 संकरित। ये जो कार्बन परमाणु है, इसलिए प्रत्येक कार्बन की जो आकृति है वो क्या आती है? चतुष्फलकीय। परंतु अब पास इतने हाइड्रोजन परमाणु हैं तो संरचना जो है चतुष्फलकीय नहीं होकर जो है वो कुछ विकृत हो जाती है। साइक्लोहेक्सेन षटकोणीय संरचना में रह नहीं पाता था, तो मोर नाम का वैज्ञानिक था, उसने साइक्लोहेक्सेन के 2 संरूपण बताए साहब, 2 तरीके, नौका संरूपण और कुर्सी संरूपण। नौका संरूपण और कुर्सी संरूपण। जो नौका है वो किसके समतुल्य है? ग्रसित के। और जो कुर्सी है वो किसके समतुल्य है? शांतित संरचना। तो ग्रसित और क्या हो गए? शांतित।
ग्रसित और शांतित संरूपण, जिसको मैं नौका और क्या कह रहा हूं, कुर्सी, तो नौका और कुर्सी संरूपण किसके हैं, वलय तंत्र के। मैं ये भी कह सकता था वलय तंत्र में संरूपण समावेता। तो साइक्लोहेक्सेन के दो संरूपण है, नौका रूप और कुर्सी रूप। ठीक है, नौका रूप और कुर्सी रूप में सर्वाधिक स्थायी जो है वो क्या है, कुर्सी रूप। जो कुर्सी रूप और नौका रूप है, इनमें जो ऊर्जा का अंतर है वो जो है वो 7 किलो कैलोरी प्रति मोल का है दोनों में। ठीक है, एथेन में 3 किलो कैलोरी प्रति मोल का। अब हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में हम संरूपण समावेता पढ़ेंगे, इसके कुर्सी रूप बनाएंगे, इसके नौका रूप बनाएंगे। पहले तरीका पर पढ़ेंगे न्यूमेन तरीका, तो बनाएंगे तो नौका और कुर्सी संरूपणी। नौका किसकी तरह है, ग्रसित की तरह। शांतित की संरूपण की तरह क्या नाम निकाल दिया, कुर्सी रूप। तो साइक्लोहेक्सेन में दो नए नाम आ गए हैं, कुर्सी रूप और नौका रूप, जिनको मैं क्या कह सकता हूं, शांतित और ग्रसित। लिखने के तरीके दो हैं, या तो आप साहौर्स वाले तरीके से लिखो या न्यूमेन वाले तरीके से लिखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र। न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र देखिए, अब हमारे पास सूत्र क्या दे दिया, CH2 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 CH2, ये हमारे पास सूत्र है। ये एक एथेन को मान लूं, ये दूसरा एथेन मान लूं, तो क्या समझूं कि एक हाइड्रोजन की जगह क्या है, CH2 CH2 है। तो लीजिए साहब, एक कार्बन मान लिया मैंने, ये पास वाला और ये दूर वाला, इससे जुड़े हुए जो दो हाइड्रोजन हैं उनको भी लिखूंगा। ठीक है, ये वाला है साहब, ये वाला कार्बन है। ठीक है, इससे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन, ये लीजिए, इसका हिसाब हो गया है। ये दूर वाला, तो इसको कैसे बनाऊं, ये लीजिए। ठीक है, इसको यहां से खींच दूंगा पास बनाने के लिए, ग्रसित बनाने के लिए। अब CH2 क्यों, तो एक तरफ तो मानूंगा प्रतिस्थापी रूप में CH2, इसी CH2 से ये जुड़ा हुआ, तो इसका डायग्राम भी इसकी तरह ही बनाना है। उसी तरह ये दूसरे वाला ग्रसित बनाने के लिए ये लीजिए, उसके बाद तो ये भी सिरे से हो जाएगा साहब, क्या ये तो बन गया ग्रसित, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, नौका रूप। ठीक है, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन का न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र, किस हिसाब से, नौका के हिसाब से। इसी का मुझे क्या बनाना है, कुर्सी। कुर्सी रूप बनाना है मुझे इसका, तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे डायग्राम को।
इसी तरह अब हमें कुर्सी बनाना है। कुर्सी किसके संगत था? सांतित के संगत था, तो दूर दूर रखना है। ये देखिए, ये नौका रूप है और ये कुर्सी रूप है। नौका किसकी तरह है? ग्रसित की तरह। और कुर्सी किसकी तरह है? सांतित। ठीक है, ये मैंने ग्रसित और सांतित बनाए हैं, नौका रूप बनाया है, कुर्सी रूप बनाया है, साइक्लोहेक्सेन का बनाया है। कौन से वाले तरीके से? न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र के तरीके से। और आपको बता दूं, कुर्सी रूप जो है वो अधिक स्थायी होता है किससे? नौका रूप से। मैं इन्हीं नौका रूप और कुर्सी रूप को साहौर्स प्रक्षेप सूत्र के रूप में भी लिखूं। ओके, साहौर्स प्रक्षेप सूत्र क्या कहता है? आप नौका बनाइए, हाँ जी, वन नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन होते हैं साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन पर 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये इसका हो गया साहौर्स प्रक्षेप सूत्र। ये ग्रसित रूप था, नौका रूप था। नौका रूप को कैसे लिखा? न्यूमेन वाले तरीके से। उसी नौका रूप को कैसे लिखा है हमने? साहौर्स प्रक्षेप सूत्र के रूप में। ये जो 1 नंबर कार्बन पर जो 2 हाइड्रोजन है, जो कितने पर है? 4 नंबर पर। ये 4 हाइड्रोजन परमाणु फ्लैगपोल हाइड्रोजन के परमाणु कहलाते हैं। झंडे की तरह ना, फ्लैगपोल, जैसे जहाज पर वो झंडे लटके रहते हैं ना, वैसे। तो ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। 1 नंबर वाले और कितने नंबर वाले? 4 नंबर वाले। तो ये तो था नौका रूप का साहौर्स प्रक्षेप सूत्र, ये नौका रूप का न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र। अब हम पढ़ेंगे कुर्सी रूप का। ये सांतित तो पढ़ लिया था न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र के रूप में, इसी को पढ़ेंगे साहौर्स वाले तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया? कुर्सी रूप साहौर्स वाले तरीके से। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहां देखिए, जो हाइड्रोजन यहां जुड़े हैं, 1 नंबर कार्बन का हाइड्रोजन क्या कहलाता है? फ्लैगपोल हाइड्रोजन। और 4 नंबर वाले फ्लैगपोल हाइड्रोजन, 1 नंबर और 4 नंबर। ये 1 नंबर और 4 नंबर वाले क्या कहलाते हैं? फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी दोनों पर 2-2 हाइड्रोजन जोड़ने, बाकी जितने भी कार्बन हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था
कि साइक्लोहेक्सेन में वलय तंत्र में जब हम संरूपण समायोजता पढ़ते हैं तो ग्रसित और सांतित की जगह हम दो अन्य नाम काम में लेते हैं, नौका रूप और कुर्सी रूप। और कुर्सी रूप नौका रूप से ज्यादा स्थायी होता है। ये नौका रूप का साहौर्ज प्रक्षेप सूत्र, ये कुर्सी रूप का साहौर्ज प्रक्षेप सूत्र। मैं ये कह रहा था कि जो 1 नंबर कार्बन और जो 4 नंबर कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उन्हें फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन है। और नौका रूप और कुर्सी रूप में स्थायित्व किसका अधिक बताया मैंने? कुर्सी रूप का। क्यों? क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें नौका रूप की जो एनर्जी है वो 7 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक होती है कुर्सी रूप से। एक तो एनर्जी अधिक होती है, दूसरी बात नौका रूप में जो फ्लैग हाइड्रोजन है उनके मध्य दूरी जो है वो क्या है? कम। और दूरी कम है तो प्रतिकर्षण बल क्या है? यदि दूरी कम है तो प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और प्रतिकर्षण बल अधिक होगा तो स्थायित्व में क्या आएगी? कमी आएगी। क्लियर है? तो ये प्रश्न हो गया कि कुर्सी रूप जो है वो नौका रूप से अधिक स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि कुर्सी रूप की जो ऊर्जा है वो 7.1 किलो कैलोरी प्रति मोल नौका रूप से कम होती है। दूसरी बात, जो कुर्सी रूप में फ्लैग हाइड्रोजन होते हैं उनके मध्य की जो दूरी है वो भी अधिक होती है, इसलिए प्रतिकर्षण बल क्या लगता है? कम लगता है। और स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। जो ये हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2-2 हाइड्रोजन है। इन 2 हाइड्रोजनों को भी हम अक्षीय और भूमध्य रेखीय हाइड्रोजन में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समायोजता को पढ़ा। पिछली क्लास में हमने एथेन में संरूपण समायोजता को पढ़ा था। इनमें पैटर्न एक चीज आपको याद होना चाहिए कि जब साहौर्ज प्रक्षेप सूत्र लिखते हैं तो हम किस प्रकार तरीका अपनाते हैं, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र लिखते हैं तो हम किस प्रकार तरीका अपनाते हैं। तो इसमें ये जो प्रश्न मैंने आपको आज क्लास में पढ़ाए हैं तो प्रश्न सीधा कैसे आता है कि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप बनाइए या नौका रूप बनाइए। इसमें कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछेंगे, प्रश्न सीधा आता है कि किसी साइक्लोहेक्सेन का नौका रूप बनाइए या साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप बनाइए या साहौर्ज प्रक्षेप सूत्र बनाइए, या फिर रीजन वाला प्रश्न कि आप कुर्सी रूप का जो स्थायित्व है वो नौका रूप से अधिक क्यों होता है ये बताइए। उसी तरह फिक्स एग्जाम्पल हमारे पास रहता है एथेन के संरचनात्मक सूत्रों का। एथेन के ग्रसित और सांतित के आपके हिसाब से सूत्र पूछे जा सकते हैं, उनकी संरचनाएं आपसे बनवाई जा सकती है। थ्योरी का पोर्शन इसमें कम है, आपको प्रैक्टिकली इसमें डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।